कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड फंडामेंटल राइट्स और मौलिक अधिकार। सबसे पहले जानते हैं कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं। ऐसे अधिकार जो लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक या मौलिक समझे जाते हैं उन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। कोई भी देश लिखित या अलिखित संविधान में नागरिकों के लिए मूल अधिकार की मान्यता देता ही है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो कहीं ना कहीं राज्य नागरिकों के बीच परस्पर विभेद नहीं करेगा, इस चीज की भी ध्यान रखेगा। जैसा कि हम लोग को बताया कि ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो पार्ट 3 में अपने संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों को रखा गया है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। और इतना उसके बाद जो हमारे मौलिक अधिकार हैं संविधान में वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। इसके बाद जैसा कि पता है कि इस समय हमारे संविधान में मौलिक अधिकार 6 हैं। पहले 7 थे। एक संपत्ति का अधिकार जिसे हटा दिया गया है, समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसमें बताया गया है। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। उसके बाद संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार जो दिए गए हैं वो अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक उनका वर्णन मिलता है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में वर्णित है। अब आते हैं एक एक अनुच्छेद के माध्यम से हम लोग मौलिक अधिकारों को पढ़ेंगे। सबसे पहले जो अधिकार मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 12, जिसमें परिभाषा के जो अधिकार हैं उनकी परिभाषा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 13 में जो मूल अधिकार होते हैं उनको अल्पीकरण वाली विधियां, उनको कम किया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है उन मूल असंगत तरीके से, तो उनको अल्पीकरण करने की वाली विधियों के बारे में अनुच्छेद 13 में बताया गया है। अब आते हैं जो अधिकार है, अधिकार में सबसे पहला अधिकार है समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक बताया गया। उसमें सबसे पहला जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 14, जो साफ साफ विधि की समता। इसका अर्थ ये होता है कि राज्य सही व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उस पर एक समान ढंग से उन्हें लागू करेगा। अनुच्छेद 14 ये कहता है। उसके बाद अनुच्छेद 15 आते हैं। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध, मतलब कोई भी राज्य धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के हिसाब से उनके जीवन के प्रति भेदभाव नहीं करेगा। उसके बाद अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। इसका मतलब होता है कि किसी भी नियुक्ति संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को समान अवसर दिया जाएगा। अपवाद है SC, ST और OBC वर्ग को कुछ बढ़ोतरी के लिए उन्हें आरक्षण का दिया जाएगा। उसके बाद है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में आते हैं अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, छुआछूत और अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में बताया गया, जिसमें साफ साफ लिखा है कि इसका उन्मूलन होगा और इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है अनुच्छेद 17 में। उसके बाद है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 साफ साफ कहता है उपाधियों का अंत। इसका मतलब है कि कोई भी अगर भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश में बिना राष्ट्रपति की आज्ञा से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। अब आते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक बताया गया, जिसमें अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों को संरक्षण दिया गया है। इसमें अनुच्छेद 19 में साफ साफ 7 तरह की स्वतंत्रता दी गई है। इसमें 19A बोलने की स्वतंत्रता, 19B शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने की सभा करने की स्वतंत्रता, 19C में संघ बनाने की स्वतंत्रता, 19D में देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, 19E में देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, 19F में संपत्ति का अधिकार,
19G में कोई भी व्यापार जीविका चलाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के जो 7 कंपोनेंट हैं उनमें बताया गया है। अब आते हैं अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में बताया गया है कि अपराधों के लिए जो दोष सिद्धि के संबंध संरक्षण के बारे में हमें बताया गया है कि किसी व्यक्ति को अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। अपराध करने के समय जो कानून इसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले और या बाद में कानून बनाए गए। किसी व्यक्ति को स्वयं विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ये अनुच्छेद 20 में बताया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 21 में आते हैं प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद में आता है। किसी भी विधि द्वारा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा, ये अनुच्छेद 21 कहता है। उसके बाद आते हैं अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण में। उसमें कुछ दशाओं की गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण में बताया गया है, जिसमें कहा गया है 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई। हिरासत लेने का कारण बताना होगा, 24 घंटे के अंदर उसे दंड अधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा, उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार भी दिया गया है अनुच्छेद 22, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक बताया गया। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार और बालाश्रय का प्रतिषेध किया गया है। उसमें साफ साफ बताया गया कि किसी भी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया जाएगा, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। यह उसे अपराध घोषित किया जाएगा और जो उसमें जो अपराधी होगा उसे सजा मिलेगी। उसके बाद आता है अनुच्छेद 24 जो कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करती है। इसमें साफ साल में जो 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखाने या खानों या किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। ये शोषण के विरुद्ध का अधिकार 24 में जो अनुच्छेद है उसके बारे में बताया गया। आते हैं अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबोध रूप में मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। साधारण शब्दों में समझते हैं, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 25 में ये बताया गया है। उसके बाद आने अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। इसका साधारण वाक्य में समझते हैं कि व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने की विधि, सम्मत संपत्ति का अर्जन, स्वामित्व का प्रशासन का भी अधिकार है। तो अनुच्छेद 26 में साफ साफ लिखा है कि संस्था बना सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 27 में आते हैं किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए किसी विशिष्ट धार्मिक संप्रदाय के बारे में स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद जो 27 है वो कहता है कि जिसकी आय किसी विशिष्ट धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। अनुच्छेद 28 बारे में जानकारी दी जाएगी। ऐसी शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्म उपदेश की बात सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। ये अनुच्छेद 28 में साफ साफ लिखा है। अब आते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से लेकर 31 तक वर्णित हैं। अब आते हैं अनुच्छेद 29, समझते हैं क्या है। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण होगा। इसका मतलब है या साधारण भाषा में कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग भाषा, लिपि या संस्कृत को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृत के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से रोका नहीं जाएगा। अब आते हैं अनुच्छेद 30 में। अनुच्छेद 30 कहता है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। ये भी कहता है, इसको समझते हैं कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। अनुच्छेद 31 जिसे हटा दिया गया है, जिस संपत्ति का अधिकार के रूप में जानते हैं। अब देखते हैं संपत्ति का अधिकार तो जानते हैं अनुच्छेद 31 में था, जो 44वें संविधान संशोधन 1978 में हुआ जनता पार्टी के सरकार के समय, और
इस संशोधन के बाद अनुच्छेद 301 या 300A 300 का के अंतर्गत एक विधिक अधिकार के रूप में इसे स्थापित कर दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार न रहकर एक विधिक अधिकार है जो हम लोग जानते हैं। अब आते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 32 में रखा गया है। सबसे पहले लाइन समझ लेते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने कहा। उन्होंने कहा कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो संविधान की आत्मा है। इसी के माध्यम से देखते हैं कि संवैधानिक उपचारों के माध्यम से अगर आपको सर्वोच्च न्यायालय जो है, सुप्रीम कोर्ट है, 5 तरह की रिट निकाल सकती है, उसकी शक्ति है। एक पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण तो जानते होंगे, अवैध रूप से बंदी बनाया गया हो तो वो न्यायालय में अपनी रिट जारी करवा सकता है। उसके बाद है परमादेश। परमादेश एक ऐसा लेख होता है जब पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता तो उस समय सुप्रीम कोर्ट जो है वो परमादेश निकाल सकती है। उसके बाद प्रतिषेध लेख। यह आज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय निम्न न्यायालयों को अर्ध न्यायिक इस मामले अपने कार्रवाई ना करें क्योंकि ये मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो जो न्यायालय हैं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, वो इस तरह के आज्ञापत्र निकाल सकते। उत्प्रेषण का मतलब होता है इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को एक निर्देश दिया जाता है कि अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेज दें। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो वो अपने उच्चतम न्यायालय को उससे उच्च न्यायालय को भेज दें। उसके बाद अधिकार पेक्षा लेख। अधिकार पेक्षा लेख क्या होता है? जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं तो न्यायालय उसके खिलाफ अधिकार पेक्षा आदेश लागू कर सकता है। अब आते हैं अनुच्छेद 33। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि का लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति है कि इन्हें लागू कराया जा सकता है। अनुच्छेद 34। जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन किया जा सकता है। अगर वहाँ कोई सेना दिया गया कि ये संशोधन किया जा सकता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू। शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें।